तो बिहार में एसआईआर के बाद अब दूसरे चरण की एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। चुनाव आयोग ने आज 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर किए जाने का ऐलान किया है। अगले साल तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम में चुनाव होने वाले हैं और इस लिहाज से अब इन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी एसआईआर किया जाएगा। आजादी के बाद से ये 9वां एसआईआर है। 21 साल पहले साल 2002 से 2004 में ये एसआईआर कराया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह दावा किया कि बिहार में एसआईआर बेहद सफल रहा और दूसरा चरण भी प्रभावी और सफल ही रहेगा। कि बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। 90,000 बीएलओस, सभी 12 राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, सब ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। तो पूरे देश में एसआईआर का ऐलान हो चुका है। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। शाम 7:57 पर जरूर देखें अब की बार पूरे देश में एसआईआर। चलिए बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वक्फ कानून पर बयानबाजी ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि उनकी सरकार बनी तो वक्फ बोर्ड बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। और ये 20 साल पुरानी सरकार है और 20 साल पुरानी सरकार को हम लोगों को हटाना है। हम पूरे बिहार घूम रहे हैं, पूरे बिहार की जनता चाहती है कि इस पर बदलाव करें। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने तेजस्वी के बयान को लेकर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि तेजस्वी की हैसियत नहीं कि वक्फ कानून को पलट दें। निश्चित तौर पर बलगलाने का काम है। तेजस्वी जैसे सैकड़ों भी पैदा हो जाएं तो वो केंद्र के कानून को बदल नहीं सकते और बदलने की उनमें हैसियत भी नहीं आने वाली है। और केंद्र की बात छोड़ो, उनको बिहार में भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब बात शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भी दबदबा देखने को मिला। मार्केट की पूरी अपडेट अब लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज कैसा रहा मार्केट का पूरा हाल? तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार में एक शानदार मोमेंटम आज के सत्र में देखने को मिला है। बुल्स की जो वापसी है वो शानदार तरीके से बाजार में देखी गई है। निफ्टी की बात करी जाए तो अपने 26,000 के स्तर के आसपास ही ये क्लोज हुआ है। वहीं सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप ने भी फ्रंट फुट पे आके आज जो है बल्लेबाजी करी है। अगर सेंसेक्स के 30 शेयर्स की बात करी जाए तो उसमें से 22 शेयर्स ऐसे थे जहां पे बुल्स का जो जोश है हमें हायर टोन पे जाता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करी जाए, एसबीआई लाइफ नंबर्स के बाद शानदार तेजी, ग्रासिम इंडस्ट्री, भारतीय एयरटेल, इनफैक्ट सारे ही टेलीकॉम शेयर्स में आज वोडाफोन आइडिया की जो सुनवाई है उसके बाद एक जोश देखने को मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 2.5% की मजबूती के साथ आज बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक नंबर्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फोसिस और ओएनजीसी में थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ नजर आया है। मिड कैप की तरफ नजर डालते हैं। भारतीय हेक्साकॉम, बैंक ऑफ इंडिया, कोफोर्ज और साथ ही साथ पीबी फिनटेक में शानदार जोश जो है वो देखा गया है। और लूजिंग पॉकेट की इस टाइम पे अगर बात करी जाए तो आइए देखते हैं कौन से शेयर्स में दबाव था। एसबीआई कार्ड नंबर के बाद ये रिफ्लेक्शन, एक्साइड इंडस्ट्रीज, एसआरएफ और एनएलसी इंडिया के नंबर्स आने वाले हैं। नंबर्स से पहले का ये जो मोमेंटम है वो देखा गया, लेकिन जिस्ट ऑफ द मार्केट देखा जाए तो बुल्स का जोश हायर टोन पे था। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एजीआर मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार चाहे तो कंपनी को राहत दे सकती है, कोर्ट पॉलिसी मामले में दखल नहीं देगा। इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में? देखिए, वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और याचिका में कहा था कि उसका जो ब्याज है एजीआर का और उसकी पेनल्टी है उसको माफ कर दिया जाए।
तो सुप्रीम कोर्ट में आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सरकार ने अपना पक्ष रखा। सरकार ने कहा कि अब पहले के मुकाबले अब हालात बदल गए हैं। तो सरकार ने कंपनी में 49% की हिस्सेदारी ले ली है। कंपनी के 20 करोड़ ग्राहक है, वो सरकार चाहती है कि ग्राहकों को हितों को ध्यान में रखा जाए। इतना नहीं, सरकार को जो बाजार में प्रतिस्पर्धा है उसको भी बनाए रखना है, तो ऐसे में कंपनी को राहत दी जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस के फैक्ट्स को देखते हुए हमें लगता है कि हमें इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से एक पॉलिसी का मामला। सरकार चाहे तो वोडाफोन आइडिया को राहत दे सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल मिल गया कि सरकार इसको राहत देने के लिए कोई भी कदम आगे उठा सकती है। तो अब ये देखना होगा कि सरकार इसको राहत देने के लिए कौन से कदम उठाएगी। चाहे वो सरकार कंपनी को मोरेटोरियम पीरियड देगी। अभी सरकार ने कंपनी को 4 साल का मोरेटोरियम पीरियड दिया हुआ है, जो कि 2026 में 31 मार्च को खत्म हो रहा है। तो सरकार इसका मोरेटोरियम पीरियड आगे भी बढ़ा सकती है, और इसके अलावा सरकार जो ब्याज है उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी यानी कि उसको माफ भी कर सकती है। तो 50% इंटरेस्ट और पेनल्टी उसको भी माफ किया जा सकता है। हालांकि अभी ये विकल्प साफ नहीं है कि कौन सा विकल्प सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्रीन सिग्नल है, तो कंपनी को जल्दी ही राहत मिल सकती है। शुक्रिया सीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो अगर एजीआर मामले में वोडाफोन आइडिया को राहत मिल जाती है तो इसके लिए कंपनी के लिए क्या मायने होंगे, समझा रहे हैं यतिन मोहता। ये जो एजीआर मामला है, कंपनी का जब आईपीओ आया था कुछ साल पहले, तभी से मामला अटका हुआ है। 2, 3, 4 रिव्यू पिटीशंस कंपनी की रिजेक्ट हुई, लेकिन इस बार सरकार के स्टांस की वजह से और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था उसके वजह से आप देखेंगे कि जो एजीआर फ्रंट है उस पर फाइनली डेडलॉक खत्म हो गया है। एजीआर यानी जो एग्जिस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, इसके ऊपर कंपनी को लगभग 80,000 करोड़ रुपए बकाया सरकार को भुगतान करना है। ऑब्वियसली जो लेटेस्ट नोटिस थी उसमें तो ये भुगतान लगभग 1 लाख करोड़ के पार चला गया था। लेकिन अब अगर एजीआर पे राहत आती है, मॉनिटोरियम आता है या उसको पेनल्टी इंटरेस्ट वेव कर दिया जाता है, तो जो कंपनी का कैश फ्लो बचेगा वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हेल्प करेगा कंपनी को अपने नए केपेक्स को और अपनी जो सब्सक्राइबर लॉस है उसको रोकने के लिए। केपेक्स की बात करें तो कंपनी ऑब्वियसली 5G का जो केपेक्स है वो ऑनगोइंग कर रही है। बैंकों से लोन नहीं मिल रहा है क्योंकि एजीआर मामले पे क्लैरिटी नहीं थी, अब वो दरवाजे भी खुलेंगे। कंपनी अभी 13 सर्कल में 22 शहरों में 5G रोल आउट का प्लान बना चुकी है, और कहीं ना कहीं अब जैसे ही इस पर ज़्यादा क्लैरिटी आएगी शायद बैंक फंडिंग भी इस केपेक्स के लिए मिलता हुआ आपको नज़र पड़ेगा। तो जो पैसा शायद एजीआर के पेमेंट में चला जाता अब कंपनी की ऑपरेशंस में जाएगा, जिससे ऑब्वियसली फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ेगा। टैरिफ हाइक की भी बातें चल रही हैं, और हर 10 रुपये टैरिफ हाइक कंपनी का एबिटा 3 से 4% तक बढ़ाता है। इनफैक्ट कोई एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये शायद 10% भी बढ़ जाए। तो अगर हम बात करें एजीआर रिलीफ की तो ये काफ़ी अहम है, क्योंकि इससे बैंक फंडिंग खुल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो एजीआर पेनल्टी और इंटरेस्ट को वेव करने पे होगी, जिससे कंपनी की जो लायबिलिटी है 75% से ज़्यादा गिर जाएगी, बैंक फंडिंग मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, सारे के सारे एनालिस्ट आप रिपोर्ट खंगाल लें तो नवंबर से दिसंबर के बीच में एक 15% टैरिफ हाइक की बात कर रहे हैं। तो अगर ये टैरिफ हाइक दूसरी टेलीकॉम कंपनियां लेती हैं और वोडाफोन आइडिया इसका सूट फॉलो करता है तो इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। अच्छा, जो कैश फ्लो अगर ये केपेक्स में निवेश करेंगे तो सब्सक्राइबर लॉस जो है रुक जाएगा और मार्केट शेयर भी स्टेबल हो जाएगा। अभी सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर जो गिरते हैं वोडाफोन आइडिया के गिरते हैं, और शायद इसीलिए इनका रेवेन्यू मार्केट शेयर 14% है और सब्सक्राइबर का जो मार्केट शेयर है वो लगभग 17% का है। और अब देखिए किस तरीके से जियो और भारती एयरटेल लगभग 40% मार्केट कैप्चर करके रखा है, तो शायद वोडाफोन यहाँ से अपना रेवेन्यू मार्केट शेयर बढ़ा सकता है। इसके अलावा आरपू की भी बात करें तो यहाँ भी वोडाफोन लैग करता है जियो और एयरटेल के मुकाबले। एयरटेल का 250 रुपये का आरपू है, जियो का लगभग जो लास्ट क्वार्टर नंबर आया है उसमें 212 के करीब आरपू है इनका, और वोडाफोन आइडिया 177 ही है। तो जैसे ही 5G रोल आउट होगा, सब्सक्राइबर जो एडिशन है वो होता हुआ नजर पड़ेगा, तो शायद ये भी 200 के पार होता हुआ नजर पड़ेगा, जिससे अर्निंग्स पे काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट होगी। और नेट जो ब्रोकरेज रिपोर्ट में पढ़ रहा था, अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव ऑफ हो जाती है तो एसओटीपी वैल्यूएशन में 50% तक का इजाफा आपको वोडाफोन आइडिया में होता हुआ नजर पड़ सकता है, और शायद इसीलिए आज स्टॉक इतना स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा था जजमेंट के बाद। बाजार में इन दिनों लेंसकार्ट के आईपीओ की चर्चा है। कंपनी का इशू शुक्रवार यानी 31 अक्टूबर को खुलेगा और 4 नवंबर को बंद होगा। लेंसकार्ट के आईपीओ का प्राइस बैंड 382 से 402 रुपए के बीच में है। कंपनी की योजना इशू के जरिए 7,278 करोड़ रुपए जुटाने की है। इस आईपीओ पर डिटेल से हमारे सहयोगी यतिन मोहता ने बात की है कंपनी के सीएमडी एंड सीईओ पीयूष बंसल से। आइए आपको दिखाते हैं। पीयूष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक डिस्टरप्टर माना गया है आपको
पूरे के पूरे चश्मे की इंडस्ट्री में। और अगर हम बात करें तो ऑनलाइन भी आप इतने सक्सेसफुल हैं और ऑफलाइन भी आप इतने सक्सेसफुल हैं। कंपनी के बारे में बताइए, किस तरीके से आप इतनी रैपिड ग्रोथ कर पाए हैं और आगे जाके भी क्या जो सेल्स मिक्स है आपको लगता है ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में सिमिलर रहेगा जो आपने किया है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। अभी इंडिया में अगर हम देखें और इंटरनेशनली भी ये डिजिटल पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ रहा है, राइट। स्लीप साइकिल भी रिड्यूस हो रहा है, आउटडोर टाइम भी घट रहा है, एंड ऑल दिस इसकी वजह से जो है जो नंबर है आँखों के वो अभी लगभग, अगर मैं ऑफिसेज में जाऊँ, अडल्ट्स में जाऊँ तो 10 में से 7 लोगों को चश्मे की ज़रूरत है अभी इंडिया में। और साउथ ईस्ट एशिया में तो ये नंबर अभी 8 में से 10 और कुछ कंट्रीज़ में 9 से 10 हो गया है। बच्चों में भी पिछले 5 साल में जो विजन इश्यूज़ हैं वो डबल हो गए हैं। स्कूल में आप जाएं क्लासरूम में तो आधे बच्चों ने चश्मे पहने हुए हैं। तो अगर हम उस एस्पेक्ट से देखें तो अभी मार्केट में बहुत गैप है। इंडिया में करीबन आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट 1 बिलियन लोगों को चश्मा चाहिएगा। अभी भी ऑलमोस्ट 750 मिलियन लोगों को चश्मा चाहिए और करीबन 30 से 35% लोग इसमें से चश्मा पहनते हैं अभी। मतलब देखा जाए तो यूएस की पॉपुलेशन से ज़्यादा लोग इंडिया में हैं जिनको भी चश्मे की ज़रूरत है। तो लेंसकार्ट इज़ इन वन वे इज़ अ मिशन कि जैसे हमने पोलियो को इरेडिकेट किया था, एंड इंडिया को कहते हैं ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 40% वर्ल्ड के जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो यहाँ इंडिया में है। और देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन नहीं है, इसमें कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल राइट। हम लोगों ने तो ब्लड डायग्नोस्टिक सॉल्व कर लिया है, सब कुछ सॉल्व कर लिया है। ये चश्मा लगा के अगर मुझे ठीक दिख रहा है तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। तो इतना कोई रॉकेट साइंस वाला काम है नहीं। और अगर बच्चा देख नहीं पाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा तो फ्यूचर प्रॉब्लम है। इनफैक्ट स्कूल में जो मैक्सिमम ड्रॉप आउट है अभी वो विजन की वजह से है। एंड सिमिलरली अगर इवन इफ आई एम डूइंग एनी जॉब, चाहे मैं स्विंग भी कर रहा हूँ, हाउ विल आई डू इट वेल। तो लेंसकार्ट इसमें आप मानिए एक तरीके से वी आर बेसिकली इग्नाइटिंग अ फायर कि यार लेट्स गिव विजन टू द वर्ल्ड, लेट्स गिव विजन टू इंडिया। तो उस एस्पेक्ट में अभी हम काफ़ी छोटे हैं। तो आई थिंक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अभी काफ़ी है, मार्केट भी बढ़ रहा है, प्लस हमारा खुद का जो मार्केट शेयर है वो सिंगल डिजिट है अभी। तो अभी आई वुड से इट इज़ स्टिल डे 1 फॉर लेंसकार्ट। आई नो आप लोग थोड़ा ऊपर चढ़ा देते हैं हमको, हम अभी ज़मीन पे ही रहना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग PLI स्कीम के तहत सरकार ने 7 कंपनियों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये कंपनियां 5500 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी और इससे करीब 44,000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उत्पादन होगा। इससे भारत में मल्टी लेयर PCB और कैमरा मॉड्यूल का उत्पादन किया जाएगा। ये प्लांट तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में लगाए जाएंगे। इससे करीब 5000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक अभी कई कंपनियों के प्रस्ताव विचाराधीन है और सरकार उन्हें जल्द मंजूरी देगी। मल्टीलेयर PCB के प्लांट से करीब भारत की जो रिक्वायरमेंट है 20% ऑफ दैट डिमांड विल बी मेट थ्रू दिस एंटायर प्रोडक्शन। कैमरा मॉड्यूल में अराउंड 15% ऑफ आवर डिमांड विल बी मेट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड लेमिनेट 100% ऑफ आवर डिमांड विल बी मेट बाय इंडियन प्लांट। अभी तक सारा इंपोर्ट करते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी टॉप 3 कैटेगरीज में, एक्सपोर्ट कैटेगरीज में आ चुका है। आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट बहुत बड़ी संख्या में बढ़ेगा और देश में बहुत अच्छा इकोसिस्टम सप्लाई चेन डेवलप हो रहा है। आज के इन 7 प्लांट्स से और भी नए इनिशिएटिव्स होंगे। सरकार ने केन्स टेक्नोलॉजी की सब्सिडरी कंपनी केन्स सर्किट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 3200 करोड़ रुपए के 4 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कंपनी किस चीज का उत्पादन करेगी और कब तक कंपनी अपना पहला प्रोडक्शन टारगेट पूरा कर लेगी, इस पर कंपनी के MD रमेश कुन्नीकनन से खास बातचीत की असीम मनचंदा ने। आज सरकार ने आपकी 4 एप्लीकेशन अप्रूव करी है, तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप बनाएंगे और कब तक आप अपना प्रोडक्शन होता हुआ देख सकते हैं? We have started the investment already.
and land has been taken over. We have started the building. Building should be over by mid of December. We have ordered the machinery. Machinery is expected by end of December. By March 31st, we wanted to start the production, and company should be full in position to run by second quarter of next year. And what are the components you are manufacturing? We will be manufacturing PCB, multi-layer and HDI to start with. Then by September, we will be going in for flex and rigid flex PCBs. As far as our laminates are concerned, it is 24 months away. By 2026 end, it should be ready. भारत में बने हेल्थ, पर्सनल केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब दुनिया भर के कंज्यूमर की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में इन कैटेगरीज में सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की गई है। यही नहीं, भारत में बनने वाले खिलौने भी तेजी से ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बना रहे हैं। अमेजॉन इंडिया ग्लोबल सेलिंग के आंकड़ों के मुताबिक छोटे शहरों के सेलर्स अब बड़े शहरों के सेलर्स को टक्कर दे रहे हैं और ग्लोबली अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ा रहे हैं। छोटे शहरों से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सेलर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल भदोही, पानीपत, जूनागढ़, तिरुपुर, करूर, अगर साउथ की बात की जाए, राइट। और अगर कैटेगरीज की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं जो ट्रेडिशनली इंडिया के एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ रहे हैं, जैसे होम कैटेगरी हो गया, कॉटन बेस्ड होम टेक्सटाइल्स, और होम डेकोर हो गया, अपैरल हो गया। इंडिया में बहुत सारे ऐसे D2C ब्रांड्स हैं जो ब्यूटी, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, एजुकेशनल स्टेम टॉयज, इन सारे एरियाज में बहुत सारे इनोवेशंस ला रहे हैं। वो कैटेगरीज हमारे ऑलमोस्ट 40-45% से ग्रो कर रहे हैं 10 ईयर CAGR के अगर उस पर अगर देखा जाए तो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले चीफ जस्टिस बन सकते हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कानून मंत्रालय को अगले CJI के लिए जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की है। इसके बाद यह तय माना जा रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत ही देश के अगले CJI होंगे। CJI गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। CJI गवई की सिफारिश मंजूर होने पर जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। आपको बता दें, उनका कार्यकाल 9 नवंबर 2027 के लिए होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बेघर कुत्तों के मामले में राज्यों के रुख पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तलब किया है, क्योंकि केवल इन 2 राज्यों ने ही हलफनामा दाखिल किया था। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर राज्यों के मुख्य सचिव उपस्थित नहीं होते तो संबंधित राज्यों पर जुर्माना लगाया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मनुष्यों के साथ होने वाली क्रूरता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से शहर में स्मॉग की सफेद चादर देखने को मिल रही है। इसी वजह से एयर प्यूरिफायर की डिमांड अब बाजारों में बढ़ने लगी है। बाजार में मौजूद ढेरों एयर प्यूरिफायर के विकल्पों में से सही मॉडल कौन सा है, देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। दिवाली के बाद से ही राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। बीते दिनों में दिल्ली के कुछ इलाकों में जो AQI है वो 350 से 400 के बीच में दर्ज हुआ है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब एयर प्यूरिफायर की मांग एक बार फिर से बढ़ने लगी है। इस वक्त मैं विजय सेल्स के शोरूम में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग साइज और डिजाइन के हिसाब से यहां पर एयर प्यूरिफायर डिस्प्ले किए गए हैं। और यहाँ पर आने का मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि अगर आप भी बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से एयर प्यूरिफायर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कई सारे मॉडल्स इस वक्त बाजार में मौजूद है। सबसे पहले कंपनियों के हिसाब से देखें तो 3 से 4 बड़ी कंपनियां हैं जो इस पूरे सेगमेंट में हैं, जिसमें डायसन, हेवल्स, फिलिप्स और यूरेका फोर्ब्स शामिल है। प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ कि बाजार में आपको 5,000 से लेकर 70,000 रुपए में एयर प्यूरिफायर मिल जाएगा, और ये सब कुछ निर्भर करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर आप भी एयर प्यूरिफायर खरीदने की सोच रहे हैं तो अपने रूम साइज का ध्यान जरूर रखें। फिल्टर्स को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो हेपा फिल्टर है उसका काम काफी अहम होता है पूरे प्रोसेस में। 3 तरह के फिल्टर्स हैं जिससे लैस एयर प्यूरिफायर इस वक्त मार्केट में मौजूद है। हेपा फिल्टर, कार्बन फिल्टर और प्री फिल्टर, इन तीनों को मिलाकर ही हर एक प्यूरिफायर में सेटअप किया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप हेपा फिल्टर देख रहे हैं तो ग्रेड 13 जो हेपा फिल्टर है वो इस वक्त सबसे
ज्यादा डिमांड में है क्योंकि वो सबसे ज्यादा एडवांस है। हालांकि 14 भी इसका जो एक और एडवांसमेंट है वो भी मार्केट में मौजूद है, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो हेपा ग्रेड 13 की ही है। तो प्राइस के हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो और साथ ही साथ ये जरूर देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है। दीपाली नंदा, दिल्ली। भारत से विदेश में शिक्षा के पीछे खर्च होने वाली रकम में भारी कटौती हुई है। इसके पीछे वजह क्या है, देखिए केतन जोशी की ये रिपोर्ट। पढ़ाई कर रहे ये सभी छात्र विदेश में अपना करियर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से कई लोग पहले अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन पिछले 1 साल में यूएस की नीतियों में बदलाव के कारण हजारों छात्र अब दूसरे देशों में जा रहे हैं। पहले मैं यूएसए के लिए प्लान कर रहा था, बट अभी सिचुएशन वहाँ पर ऐसी है कि अनसर्टेनिटी बहुत है और एंड वी कैन नॉट प्रिडिक्ट अ डे ओवर देयर। एंड पीआर का भी बहुत इशू हो रहा है कि लॉटरी बेस्ड सिस्टम है वहाँ पे, 1 साल में भी आ सकता है और 10 साल भी लग सकता है। और ऑस्ट्रेलिया में ये सब नहीं है, लाइक कोर्स के बाद ही वी कैन अप्लाई फॉर दी पीआर। 2024 में वीजा रिफ्यूजल रेट 41% था। 2023 में वीजा रिफ्यूजल रेट 36% था। तो ये दोनों तरफ से कहीं ना कहीं इश्यू है कि एक तो उसका जो क्रेज है या तो ट्रेंड है कि स्टडी इन यूएस, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। और ये साल हिस्टोरिकली अगर हम प्रेडिक्ट करें कि ये साल कंप्लीट होते होते अगर ऐसा ही रहा तो इंडिया से वीजा रिफ्यूजल रेट विल बी राइज्ड अप टू 70-80%। पहले कनाडा और उसके बाद अमेरिका ने स्टूडेंट वीजा के नियम सख्त कर दिए। वीजा संख्या में कटौती और फीस में बढ़ोतरी के अलावा कई अन्य कारण हैं, जिसकी वजह से भारत से फॉरेन रेमिटेंस घट रहा है। अगस्त 2024 में भारत से फॉरेन रेमिटेंस $42 बिलियन का था, जो अब घटकर $32 बिलियन पर आ गया है। टूरिज्म के बाद भारत से विदेश पैसा भेजने का दूसरा बड़ा सेक्टर एजुकेशन ही है, जिसमें अब काफी गिरावट आ रही है। पहले अमेरिका और कनाडा में भारत से पढ़ाई के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या सबसे ज्यादा थी। अगस्त 2024 का जो एजुकेशन रेमिटेंस का नंबर था वो था लगभग $416 मिलियन था, जो ये साल 2025 अगस्त में हो गया है $319 मिलियन, लगभग $100 मिलियन का फर्क है। अब ये ड्रॉप का रीजन अगर आप देखेंगे तो पहला हो गया जो वीजा नॉर्म्स है फॉर यूएस, यूके एंड कनाडा, इट हैज बिकम मोर स्ट्रिक्टर जो पहले से थे। और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग अपन बोलते हैं या जो फीस की बढ़त है वो ज्यादा हो गई है। तो ये और रुपी का फॉल, तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि ये इम्प्लाई करता है कि इसका रीजन ये तीनों चीज है। अमेरिका और कनाडा की कई यूनिवर्सिटी अब भारत समेत अन्य विदेशी स्टूडेंट्स के कम होने से मुश्किल में भी आ गई हैं। भारत से विदेश जाने वाले छात्रों ने तो अपने अपने रास्ते खोज लिए हैं, लेकिन अमेरिका का अगर ऐसा ही रवैया रहा तो आगे जाकर उनको और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दिल्ली से रोहन सिंह के साथ केतन जोशी, अहमदाबाद। तो फिलहाल इस